Hello dear students, this is Dr. Isha Gowdy from Physics Vision. We are going to start the series of the lectures जिनमें हम सारे पुराने papers करेंगे previous year exams, right? So we are going to start with the first paper, that is Master Cadet Gen 2021 paper. This paper has been divided into three parts. In the first part we are going to discuss question from 1 to 20. So let's have first question. The color of the stars indicate. The color of the star indicate. The color indicate actually temperature. How? आपने एक लॉ पढ़ी हुई है स्टैटन थर्मो में, that is वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ी होगी सबने. लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है b, जिसे हम वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं, राइट. एंड इस लॉ में हम यही तो चीज पढ़ते हैं कि जो लैम्डा एम है वो इनवर्सली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. दैट मीन्स जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर उतनी कम वेवलेंथ. इसका मतलब इफ आई वुड राइट विब ग्योर हेयर, तो विब ग्योर के हिसाब से तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा दैट मीन्स उतना कम उसकी वेवलेंथ होगी. मॉरल की जो वॉयलेट स्टार होगा वो हॉटेस्ट होगा इसके अंदर, और जो ये वाले जो तीनों स्टार्स होंगे ये कोल्डर रीजन में लाई करेंगे. दैट मीन्स रेड वाला जो है वो कोल्डेस्ट होगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सन है, वी थॉट सन इज वेरी हॉट बट एक्चुअली सन इज कंपैरेटिवली कोल्ड, राइट. चलिए लेट्स कम अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन. द कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट सबसे पहले तो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था. कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h upon m naught c 1 minus cos phi. So here I can easily see एनर्जी कहीं नहीं दिख रही, फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ एक ये एंगल दिख रहा है मुझे. इफ यू कैन इजली सी, तो अगर ये एंगल दिख रहा है दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग ओनली. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ स्टेट इज ऑलवेज अ रियल. ये क्वांटम का क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है साई स्टार साई. तो ये जो क्वांटिटी आती है इट इज ऑलवेज रियल. नाउ नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ. देखो जब मैटर वेव की बात हो रही है ना तो आपके माइंड में एक ही बात होना चाहिए कि ये डी ब्रॉगली का कंसेप्ट है. और डी ब्रॉगली ने जो कंसेप्ट दिया था वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mass into velocity, or I would sometime write it as momentum, right. So I can clearly see mass आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, velocity भी आ रही है, momentum, charge का कोई रोल नहीं होता है, so it is independent of charge. Nuclear forces, question number 5, nuclear force is. न्यूक्लियर फोर्स जब आप पढ़ें तो आप इसे बड़े अच्छे से पढ़िएगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को आप गो थ्रू करिएगा. कुछ प्रॉपर्टीज तो मैं ही आपको बता देती हूँ. देखिए बेटे, जो नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करती है ना, आई शो इट ऑन द नेक्स्ट पेज. जो नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनको मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक वर्ड से याद करवाती होती हूँ, ज्वेन. जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशन, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम की बात हो रही है, ईएम फोर्सेस जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं, एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर. इसको जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसमें ये जो फोर्सेस हैं ये वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर में, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है. इतनी तो न्यूक्लियर सभी बच्चों को पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब है न्यूक्लियस की डिस्कशन हो रही है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 1 फर्मी. 1 फर्मी मतलब 10 की पावर -15 मीटर. और एटम का भी साथ ही याद रख लीजिए कि जो एटम का साइज होता है वो होता है अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम -10 मीटर. ठीक है. अब अगर इस ऑर्डर से अगर हम चलें तो वी कैन इजिली सी वन थिंग, व्हाट, कि न्यूक्लियस का साइज ही बहुत छोटा सा है. अब अगर छोटा है तो जो इसके अंदर के पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे रीजन में है. इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे आर शॉर्ट रेंज. और जो ग्रेविटी है, दुनिया की हर चीज जो है वो नीचे की तरफ आती है. क्यों? क्योंकि उसे ग्रेविटी खींचती है. ये कंसेप्ट हमें आइंस्टाइन से मिला था, राइट.
तो दैट मीन्स कि ग्रेविटेशन का क्या कंसेप्ट है, ग्रेविटेशन की जो रेंज है इट इज इंफिनिटी, इट हैज इनफाइनाइट रेंज। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में सबके हमेशा होना चाहिए। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हुए, शॉर्ट रेंज है, ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट हो गई। अब चार्ज पे इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की फोर्स ऑलमोस्ट सेम होती है। सो दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट रेदर दे आर स्पिन डिपेंडेंट। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन साथ ही बता दिए गए हैं। सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। And the next question, in a nucleus with even n and odd z, the ground state spin of the nucleus is determined by, हम ग्राउंड स्टेट निकालना चाह रहे हैं। ग्राउंड स्टेट का क्वेश्चन मैंने आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। दे आर वेरी गुड क्वेश्चन। तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए आप लोगों ने सभी ने एग्जांपल्स करी हुई हैं। अब आप पेपर में इसको याद कैसे करेंगे, याद अगर ना रहा तो आपको एक रैंडम एग्जांपल ले लीजिएगा। से मैंने नाइट्रोजन ले ली 715, इसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि ये मैंने इसी की एग्जांपल ली है क्योंकि इसमें इवन एंड ऑड जेड है। तो देखो ऑड जेड है ना, क्योंकि प्रोटॉन ऑड आ गए हैं, और इवन एन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन ही है। तो मेरी ऑप्शंस इसको फुलफिल कर जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट कैसे निकालेंगे। आप सबने अपने क्लासेस में सीखा हुआ है कि जो इवन वाला होता है उसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, हमने कंसीडर हमेशा उसको करना होता है जिसमें ऑड नंबर लाई करता है। तो यहाँ मुझे क्लैरिटी से पता चल रहा है प्रोटॉन्स आर ऑड, तो फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते होते थे, जो सभी बच्चों को थोड़ी सी आइडिया होगी, स्पर्ट्स से ऐसे लिखी जाती है। तो उसमें जो लास्ट ऑड नंबर होता है, लास्ट प्रोटॉन जो होता है, वही सारा रोल प्ले करता है। सो इट्स आंसर इज लास्ट ऑड प्रोटॉन। देन द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव emitter हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल सा क्वेश्चन बन जाता है। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर है बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ है, बिस्मथ 209। नो डाउट रिसेंट डिस्कवरी में जिनॉन भी पाया गया है, बट ये जो सारे हैं ये अल्फा emitter की कैटेगरी में आते हैं, बट इन द पेपर शीट आई हैव सीन नन ऑफ देम। So use your wisdom, but according to me it's bismuth 209 which is the longest half life isotope radioactive emitter, so non isotope longest half life radio isotope। इसका जो half life होता है वो 2.1 into 10 raised to power 19 years है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर इज फॉस्फोर यूज्ड। देखिए जब डिटेक्टर्स पढ़ेंगे तो ये जो 3 लिखे हुए हैं यही 3 मेन डिटेक्टर्स हैं। कौन कौन से? ये जीएम काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर, सिंटिलेटर काउंटर। सिंटिलेशंस का मतलब होता है चिंगारियां, मतलब शाइन। तो शाइन के लिए फॉस्फोर मटेरियल यूज किया जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का तो चलो आंसर आ गया, इट इज सिंटिलेटर काउंटर, ठीक है। अब बारी आती है जीएम काउंटर और प्रोपोर्शनल काउंटर। देखो बेटा ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये इस रीजन में वर्क करता है जहां पे सेकेंडरी आयंस यूज होते हैं। इट वर्क्स इन द रीजन वेयर सेकेंडरी आयंस आर यूज्ड। ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में तभी बता रही हूँ। और ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रोपोर्शनल काउंटर, इसमें आर्गन गैस यूज करी जाती है। अब जो जीएम काउंटर है, आपने जीएम काउंटर को बहुत डिटेल में जरूर पढ़ना है क्योंकि जीएम काउंटर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेंचिंग किसके थ्रू होती है, ये सारा जीएम काउंटर में आता है। अब जीएम काउंटर में जो आउटपुट पल्स आती है हियर, आउटपुट पल्स डजंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल आयनाइजेशन। वो करता है ना सेकेंडरी आयंस पे डिपेंड, बट ये सेकेंडरी प्राइमरी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल आयनाइजेशन, rather it depends upon only energy, सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आर कॉल्ड। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए तो हेड्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बेसिकली क्वार्क्स के थ्रू स्टडी करी जाती हैं और इसलिए हेड्रॉन्स की इनमें ज्यादा डिटेल आती है। जो इनमें से लेप्टॉन्स होते हैं दे आर थ्रू वीक इंटरेक्शंस। ये साथ में थोड़ा माइंड में रख लीजिए। और एक चीज और भी याद रखिए कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन से होते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल्स एक राइमिंग वर्ड में याद रखिए, केऑन्स एंड हाइपरॉन्स, दे आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। मैंने बीच में वर्ड यूज करा क्वार्क्स, तो क्वार्क्स भी देख लीजिए। क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स दे अकर्स इन 6 फ्लेवर्स। क्वार्क्स के 6 फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। Quarks they occur in 6 flavors: up, down, bottom, top, charm, and strange. So these are the 6 flavors of the quarks. Okay. So let's move towards the next question. Now the question number 10. Matter waves are matter waves which waves? Matter waves actually में किसकी बात हो रही है? ये डी ब्रॉगली वेव की बात हो रही है। डी ब्रॉगली से जो वेव आई थी उसे मैटर वेव बोला जाता है। और इसके साथ एक और बात भी याद रखिए, जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने दी थी। राइट, ओके। सो जो मैटर वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं वो क्या चीज है? दे आर लॉन्गिट्यूडनल, दे आर EM waves, they always travel with the speed of light, they show diffraction। देखो अगर ये स्टेटमेंट होती तो ये उसके साथ ही हो जानी थी, क्योंकि EM वेव ही है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। मैटर वेव एक जनरल पार्टिकल के साथ वेव है, वो किसी के साथ भी हो सकती है, तो हम कभी स्पेसिफिकली नहीं कह सकते दैट दे आर लॉन्गिट्यूडनल। सो मैटर वेव्स दे शो डाइफ्रैक्शन। राइट, चलिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड ही है। ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स विद द सेम वेलोसिटी the one which has the largest wavelength is। देखो लार्जेस्ट वेवलेंथ सेम वेलोसिटी आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि डी ब्रॉगली बेस्ड क्वेश्चन है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। दे ऑल आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दैट मींस लैम्डा और मास का रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन बना। तो जितना हैवी पार्टिकल होगा उसकी उतनी कम वेवलेंथ होगी, या वाइस वर्सा, जितना लाइट पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी। इन सब में सबसे लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। और जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी वो किसके साथ होगी? वो अल्फा पार्टिकल के साथ होगी। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, दैट मींस अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे लिखते हैं। सो अल्फा पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ व्हिच इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोटॉन से मास कितना है उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन सारी देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी कम अक्रॉस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन नॉट होल्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप है वो किस किस के लिए होता है? लेट अस सी। एक तो होता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ये एच कट होता है। ये जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में होता है वैसे ही डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा एल, ये एच कट होता है। और थर्ड डेल्टा ई और डेल्टा टी, ये एच कट होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तीन रिलेशन मुझे यहाँ दिख रहे हैं, पोजीशन मोमेंटम, एनर्जी टाइम, एंगुलर मोमेंटम एंगल। तो कौन सा रिलेशन नहीं बन रहा? वो है ये सी ऑप्शन। सो दिस डजंट होल्ड linear momentum and angle। So the next question, question number 13, laser action is most efficient in। देखो बेटे जो लेजर एक्शन होता है वो हम तीनों ही लेजर्स हम स्टडी करते हैं। लेजर एक्शन में जितने, अब जो 2 लेवल लेजर है वो सबसे पुअर लेजर होते हैं।
क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बिल्डअप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 3 उससे बेटर होता है, बट बेस्ट जो होता है 4 लेवल होता है। तो जो 4 लेवल लेजर है, इट इज अवर राइट आंसर। इट प्रोड्यूसेस द मोस्ट एफिशिएंट लेजर। 3 लेवल लेजर में याद रखिए जो रूबी लेजर है वो एक 3 लेवल लेजर है, और ये किस पे बेस्ड है? ये ऑप्टिकल पंपिंग पे बेस्ड है। और रूबी लेजर एक सॉलिड लेजर भी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये याद रख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 4 लेवल लेजर। नेक्स्ट वी कम टू हीलियम नियॉन लेजर। अब जो हीलियम नियॉन लेजर होता है, क्वेश्चन नंबर 14, इन हीलियम नियॉन लेजर द लेजिंग एक्शन टेक्स प्लेस। जब भी बेटे लेजर पढ़ा जाता है ना, लेजर में 2 बातें होती हैं। जो सॉलिड लेजर्स होते हैं, सॉलिड लेजर्स के अंदर एक होस्ट होता है और एक एक्टिव सेंटर होता है। जैसे रूबी लेजर में रूबी रॉड जो होती है वो होस्ट होती है एल्मीना, और उसमें जो क्रोमियम डालते हैं वो कलर देता है। सिमिलर थिंग एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। यहाँ पे हीलियम नियॉन लेजर में एक होता है जिससे लेजर एक्शन होना है, क्योंकि ये हीलियम नियॉन लेजर एक गैस लेजर है। गैस लेजर्स में क्या होता है कि एक होता है जिसके थ्रू लेजर एक्शन होना है, दूसरा होता है जो उसकी हेल्प करता है। तो हीलियम और नियॉन में क्या होता है कि लेजिंग एक्शन तो नियॉन के थ्रू होना होता है, सबसे पहले तो करेक्ट आंसर। फिर हीलियम क्या करता है? हीलियम में एक्चुअली छोटा साइज होने की वजह से जो एटम है वो बड़ी जल्दी पॉपुलेशन इन्वर्जन बिल्डअप हो जाता है उसमें, और एटम बड़ी जल्दी हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो हीलियम से क्या होता है, जो एटम्स हैं वो नियॉन को ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि यहां से ट्रांसफर करना आसान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो यू विल प्रेफर कि चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट लेने की बजाय क्यों ना दिल्ली से ली जाए, रीजनेबल भी पड़ेगी। तो दिस इज द थिंग एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, कि क्यों ना पहले हीलियम के एटम्स को एक्साइट कर दिया जाए और उनको फिर रेजोनेंट ट्रांसफर करा जाए। तो इसे बोलते हैं रेजोनेंट ट्रांसफर। तो रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर, तो इसका मतलब क्या है कि हीलियम नियॉन लेजर में हम एक लिख ही लेते हैं कि जो हीलियम है उसका क्या फंक्शन है। हीलियम का फंक्शन ये है, इट हेल्प्स इन populating the levels of neon by resonant energy transfer, or neon lasing action takes place through it. Lasing action takes places through it. ठीक है, तो लेजिंग एक्शन हमेशा नियॉन के थ्रू होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ नियॉन। नियॉन क्या काम करता है, हीलियम क्या काम करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज लेजर फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। तो इसका आंसर है हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर लैब्स में भी ज्यादातर यही यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी गुड लेजर। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं क्यों इसको यूज करते हैं। लेजर्स का सबसे अच्छा यूज पता है क्या है, क्योंकि लेजर की कोहेरेंस लेंथ बहुत अच्छी है। कोहेरेंस लेंथ आप सोचोगे कि क्या होती है ये। कोहेरेंस लेंथ आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि लेजर ना बिना डेविएट हुए, विदाउट डेविएशन, कि बिना डेविएटेड हुए जो लेजर है 3000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाती है। इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर जाती है। तो जब भी कभी रोड्स बनाए जाते हैं तो रेंज फाइंडर भी जो होते हैं उन सब में लेजर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो लेजर्स की कोहेरेंस लेंथ इतनी अच्छी है कि ये हमारे इस तरीके से बहुत अच्छा काम आ जाते हैं कि रोड्स की लेवलिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब लेजर लाइट लगाई उसके ऊपर हिट कराई जाएगी तो वो बता देगी कितनी दूर तक रोड ओके है। ठीक है, अब एक तो कोहेरेंस लेंथ अच्छी होती है हीलियम नियॉन लेजर की। सेकंड एक और चीज इसका जो है वो है हाई स्पेक्ट्रल प्योरिटी, कि इसका स्पेक्ट्रा बहुत प्योर होता है और लोअर कॉस्ट है। 4 लेवल लेजर है, पंपिंग भी इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग है, इसलिए थोड़ा इजी पड़ता है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, और मोर ओवर इसकी जो लो कॉस्ट है, खर्चा कम है, so that's why it is preferable. So then
Next question is question number 16. Which of the combination of crystal structure and their coordination number is correct? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसकी सारी ऑप्शंस गलत थी। कैसे? देखो, अपने स्टूडेंट्स को मैं ना 3 क्रिस्टल्स तो हमेशा इसी ऑर्डर से आप सबको याद करवाना चाहूंगी। कैसे? आप याद रखिए, जैसे आप SBI बैंक होता है ना, वैसे ही SBF करके याद रख लीजिए। SBF मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो जो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इस तरह से याद रख लीजिए, 6, 8, 12। तो बॉडी सेंटर का तो सबसे पहले यहाँ पे गलत है, 8 आना चाहिए, राइट। फेस सेंटर इट शुड बी 12, so these two are incorrect. Diamond it is actually 4 and hexagonal it is 12, so all the 4 options are incorrect. ठीक है। हेक्सागोनल के केस में आप एक थोड़ी सी वैल्यू जरूर याद रखिएगा। हेक्सागोनल में ना एक चीज होती है कि एक हेक्सागन होता है, इसके नीचे एक लेयर में 3 एटम्स होते हैं और उसके नीचे एक और लेयर होती है 6 वाली ही। तो इसमें ये जो रेशियो होती है ना, ये वाली 2 चीजें होती हैं किसी भी क्रिस्टल में। एक ये 2 लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, एक 2 एटम्स के बीच का। एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं और ये सी है 2 लेयर्स के बीच के डिस्टेंस को। तो ये जो C/A रेशियो होती है, ये जो HCP में ही दिखाई जाती है और ये वैल्यू √8/3 होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसके साथ ही थोड़ा माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सो ऊपर वाला क्वेश्चन ऑफ कोर्स ग्रेस मार्क्स में गया होगा। रिपीटेबल एंटिटी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज। देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कौन सी आइडेंटिटी जिसको बार बार रिपीट करते जाओ तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घर बनाते हैं तो बार 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 ब्रिक्स लगाते जाओ तो हम कहते हैं कि पूरा एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। एम आई राइट? सो सिमिलर है, यहाँ पे यूनिट सेल जो है वो सबसे छोटी आइडेंटिटी होती है। तो यूनिट सेल को बार बार रिपीट करते जाओ तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब यूनिट सेल में जो एक प्रिमिटिव सेल है, 2 तरह के बेटे सेल होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव सेल और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। जो प्रिमिटिव सेल होते हैं वो होते हैं जिनके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स पे एटम्स एट कॉर्नर्स, और उनकी एक ही एग्जांपल है, वो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और प्रिमिटिव सेल का जो एक रियल लैटिस में वॉल्यूम होता है, रियल लैटिस में जो स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव सेल होता है उसको बोला जाता है विग्नर शीट सेल। ठीक है, देखिए जो रियल लैटिस में है वो स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव सेल जो है वो विग्नर शीट सेल है। एक रेसिप्रोकल लैटिस भी होता है, तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो स्मॉलेस्ट वाला होता है, इन रेसिप्रोकल लैटिस जो सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल है, उसको बोला जाता है इट इज अवर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज द विग्नर शीट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस, ऐसे कह देते हैं। जैसे विग्नर शीट सेल प्रिमिटिव लैटिस में होता है, ऐसे ही ये रेसिप्रोकल लैटिस में होता है। नेक्स्ट, ब्राविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ, वी ऑल नो दे आर 14 इन नंबर। कैसे याद करवाया मैंने बच्चों को? सबको सी, टॉम, देयर। तो ये आप तो कहोगे मैम ये तो 7 है, बिल्कुल 7 दिख रहे हैं आपको। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये इस ऑर्डर में याद करवाएंगे। ठीक है, अब इनमें से ये आगे अलग अलग टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी? ये 4 टाइप्स होती हैं, P, F, I और C। 4 टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटालिटी करके टोटल 14 बन जाते हैं। कोई एक टाइप में एग्जिस्ट करता है, कोई 2 में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से इनकी एग्जिस्टेंस होती है। इसके बारे में जो 2 बातें आपको मैं और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी वो ये, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं सो दैट आपके लिए भी याद करना कंफर्टेबल हो जाएगा। आउट ऑफ देम क्यूबिक is the most symmetric figure, most symmetric structure. Why it is most symmetric structure? Most symmetric इसको क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर ढंग से लिख देते हैं।
क्योंकि इसके अंदर तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और तीनों एंगल्स दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। एंड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसी पिक्चर है जो चारों के चारों प्रिमिटिव सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। PFIC, ये चारों प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये चार होती हैं बेटे। ये P फॉर प्रिमिटिव, F फॉर फेस सेंटर्ड, I फॉर बेस सेंटर्ड और C फॉर बॉडी सेंटर्ड। आई थिंक इनमें से एक आई होता है, ये दोनों में मुझे थोड़ा सा लग रहा है। इनमें से एक बेस सेंटर होता है, एक बॉडी सेंटर होता है। तो ऑर्थोरोम्बिक जो है वो चार फॉर्म, चारों की चारों फॉर्म में यही एक ऐसी है जो सारों में एग्जिस्ट करती है। और एक चीज जो ऊपर वाले के साथ रिलेटेड रह गई वो ये रह गई कि इनमें से जो ट्राई क्लिनिक होती है, दैट इज हाईली अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ना तो तीनों क्रिस्टलोग्राफिक साइट्स इक्वल होती हैं और ना ही कोई एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, so 19 is the ionization energy of hydrogen atom is, ionization energy of hydrogen atom, इसका आंसर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट हैज केम इन द एग्जाम, सो इट्स आंसर। अब आप इसके क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए कि आई थिंक इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट वुड बी, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हमें सेम ही दिख रही है। सो इट्स एक्चुअल में तो इसका आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। ये एनर्जी से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए, और नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन इज फ्रॉम इंफिनिटी टू 0, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये बोहर के मॉडल के थ्रू आते बेटे। तो जब आप बोहर मॉडल पढ़ें तो बोहर मॉडल का आप एक प्रॉपर टेबल बनाएं जिसपे आप बोहर मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज लिखें। बोहर मॉडल के हिसाब से एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, ऑल, कौन एन स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है, कौन जेड एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर है, 1/n है, ये प्रोपोर्शनलिटी सारी बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर इन ईएम वेव इज। तो देखिए जब बात ही बोल ही दिया कि वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर की कंडक्टेंस, परफेक्ट कंडक्टर, जो परफेक्ट कंडक्टर होता है तो उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो इंफिनिटी होती है, वो बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। तो अगर उसकी कंडक्टेंस इंफिनिटी है तो इम्पिडेंस जो है वो इम्पिडेंस इज 0, सो इट्स इम्पिडेंस इज 0। कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज बड़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू, विल मीट इन द पार्ट 2 and we will start with question number 21.